नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। नीतीश कुमार की चुप्पी और चुप्पी के बाद वो कहते हैं ना कि एक मुलाकात जरूरी है सनम, वही चीज आज देखने को मिला तेजस्वी यादव के साथ जो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। और उसके बाद से बिहार के सियासत के जो गलियारों से खबरें निकल करके सामने आ रही है। अब महज मुझे लगते हैं कि 12-14 घंटे बचे हुए हैं और लग रहा है कि कुछ बड़ा हो जाएगा। चाचा पलटी मारेंगे, चाचा भतीजा एक साथ हो जाएंगे। केंद्र की राजनीति भी डगमगाती हुई दिख रही है। क्या कुछ बिहार में होगा, क्या कुछ नहीं होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से कि बिहार के पॉलिटिक्स और सेंट्रल के पॉलिटिक्स में अब क्या कुछ होने जा रहा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई तेजस्वी यादव से और मुलाकात के कई मायने निकल करके सामने आ रहे हैं। चर्चा तो लगातार चल रही है कि सरकार ज्यादा दिन अब चलने वाली नहीं है और होता भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि सियासत का जिसने नब्ज टटोल लिया वो सियासत का महारथी हो गया। क्या कुछ हो रहा है? देखिए पुरुषोत्तम, कुछ कहना तो जल्दीबाजी होगी, लेकिन एक बात तो जरूर है कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो आज की मुलाकात है, वो मुलाकात निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति में कुछ खेल आने वाले समय में करेगी। देखिए, सरकारी जो एजेंडा है, सरकारी एजेंडा के हिसाब से तो सूचना आयोग के पद खाली थे, जिसको लेके चर्चा के लिए नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे तेजस्वी। लेकिन एजेंडा कुछ और ज़रूर था। है क्या कि आप देखते होइएगा कि जब से केंद्र सरकार का गठन हुआ है और आप उन दिनों को याद कीजिए जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और नीतीश कुमार जब वहाँ पहुँचे थे तो लगभग नीतीश कुमार दंडवत हो गए थे। मतलब नीतीश कुमार के अंदर जो भावना थी, है ना, वो पूरे तरीके से ऐसी थी कि वो प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दे रहे थे कि प्रणाम करने के बाद वो अपने आप को उन्होंने झुका लिया था। उस परिस्थिति को देखिए और आज की परिस्थिति को देखिए, चीज़ें आपको बदली हुई दिखे। जमीन आसमान का फर्क नजर। कारण उसका यह है कि नीतीश कुमार का जो एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन पे सरकार खड़ी नहीं उतर रही है। दूसरा देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि विचारधारा, नीतीश कुमार की अपनी एक अलग विचारधारा है। जिस विचारधारा में नीतीश कुमार चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड पे कुछ परिवर्तन नहीं चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके जस्ट उलट चाहती है। तो कुछ मुद्दे इस तरह के हैं जिन मुद्दों पे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव दिखता है और उस टकराव की परिणति क्या है? ये उसी टकराव की परिणति है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं झारखंड में अपने बूते पर चुनाव लड़ूंगा, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने बूते पर चुनाव लड़ूंगा, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपने बूते पर चुनाव लड़ूंगा। यहाँ तक कि सत्ता के गलियारे से जो खबर निकल के आ रही है उसमें यह भी आ रहा है कि महाराष्ट्र में भी संभवतः नीतीश कुमार अपने दल के कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। तो फिर ये कैसा गठबंधन है? देखिए, ये वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि गठबंधन ऑल इज नॉट वेल। मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए, तेजस्वी यादव की मुलाकात नीतीश कुमार से हो गई। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और मुलाकात के पीछे सूचना आयोग का जो एक पद था, और बड़ी खुशी की बात है कि एक पत्रकार का कल्याण हुआ। हम लोगों के जानने वाले प्रकाश जी जो कि एबीपी न्यूज़ में थे, उनका चयन किया गया, उसके लिए नोटिफिकेशन उनका हो रहा है। तो लेकिन ये जो मीटिंग थी, वो मीटिंग भले सरकारी तौर पे इसको दिखाया वो गया हो, लेकिन अंदर खाने से जो कुछ बात निकल के सामने आ रही है कि कुछ ना कुछ कहानी कहीं ना कहीं पक रही है। इसलिए कि तेजस्वी यादव भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी कंफर्टेबल नहीं है ना। तो होता ही है कि जब हम दुखी होते हैं, है ना, तो हमको कंधे का सहारा चाहिए होता है। तो तेजस्वी अपना कंधा लेके चले गए कि चाचा हम हैं, है ना। पहले भी उन्होंने विधानसभा में कहा था कि जब जब जरूरत पड़ेगी चाचा को भतीजा साथ रहेगा। तो अभी जो सिचुएशन, जो स्थिति दिख रही है, देखिए एक समीकरण और भी मुझे लगता है कि वो समीकरण सामने हो सकता है आवे। भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में भी थोड़ी नाराजगी दिख रही है।
कारण उसका यह है कि संघ 75 साल की उम्र के बाद नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और इस पे चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं। नरेंद्र मोदी के बाद कौन, ठीक है, इसको लेके भी पूरी तैयारी चल रही है। अमित शाह अपने मंथन में लगे हैं कि कैसे गद्दी पे हम काबिज हो जाएं। हालांकि संघ की पसंद अमित शाह नहीं है, संघ की पसंद है नितिन गडकरी, ठीक है। ऐसे भी गडकरी बहुत विजनरी लीडर है, लेकिन अमित शाह भी बहुत बड़े घाघ हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो यहाँ तो सत्ता के लिए आप जानते हैं कि आप हिंदुस्तान की संस्कृति को जब पढ़ेंगे तो सत्ता के लिए 100 भाइयों की बलि दी गई। ये यही देश है ना, जहाँ पे सत्ता के लिए 100 भाइयों की बलि और आहुति दी गई है और मार के लोगों ने सत्ता हासिल किया है। 20 कन्याओं का जो है चाहे आपको बता दें कि चाहे वो मुगल सल्तनत में सत्ता का हस्तांतरण हो या फिर सम्राट अशोक के समय में सत्ता का हस्तांतरण हो, तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के समय में सत्ता का हस्तांतरण हो, तो ये जो खेल है, ये खेल सत्ता हासिल करने के लिए चलता है। तो अमित शाह भी अपने दाव में लगे हुए हैं। अमित शाह का सीधे सीधे ये मानना है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, कि या तो मोदी नहीं तो अमित शाह, ठीक है, तीसरा कोई नहीं। संघ चाहता है कि अब न मोदी न अमित शाह, नितिन गडकरी या योगी, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी में भी आपको एक लकीर दिखेगी और आप जब देखेंगे बीजेपी, वो लकीर बिहार को प्रभावित करती है क्या? निश्चित तौर पे। किस तरह से? क्या है नरेंद्र मोदी के साथ क्या है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भले पार्टी के स्तर पे कुछ स्थितियां अलग बनती हों, लेकिन दोनों में कुछ इंटीमेसी दिखती है ठीक ठाक, है ना। वो इंटीमेसी अमित शाह के साथ नहीं दिखती है। अमित शाह हार्डलाइनर हैं, अमित शाह हार्डलाइनर हैं, अमित शाह कड़े प्रशासक हैं, है ना। मोदी थोड़ा मिला जुला के चलने वाले लोग हैं। तो अब देखिए, जब मोदी जी का जब 75वां साल पूरा होता है, उसके बाद ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन आप देखेंगे तो मतलब जितनी स्मूथ सरकार 2019 में चली, 2014 में चली, 2024 में सरकार स्मूथ नहीं चलेगी। और जिस तरीके से तलखी अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में बढ़ रही है, इससे इनकार नहीं किया सकता है कि आने वाले समय में विकल्प के तौर पे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएं। और जब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे तो पहले भी उनको ऑफर किया जा चुका है कन्वेनर का पद, और इस बार भी अगर उनको कन्वेनर का पद ऑफर किया गया तो इसके परिणाम बाकी जिन 3-4 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं उसके ऊपर बड़ा सकारात्मक पड़ेगा। ऐसे भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ था, वो ग्राफ अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। अब वहां से वो नीचे आ रहा है, वहां से उसका डाउनफॉल हो रहा है ना। अभी भी आपको बता दें कि जो सर्वे हैं, अभी आज सुबह ही हमारी बात हरियाणा के कुछ बड़े पत्रकारों से हो रही थी, तो उन लोगों का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। महाराष्ट्र की स्थिति भी इनकी अच्छी नहीं है। CSDS सर्वे में तो सारी बातें आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और ये अमित शाह के द्वारा एक खेल रचने का प्रयास किया गया झारखंड में, है ना। लेकिन हेमंत सोरेन की राजनीति के सामने चंपई सोरेन ठंडा हो गए, उनको पार्टी छोड़ देना पड़ा और आके वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। हालांकि मैं आपको बताऊं, चंपई सोरेन के लिए उनका राजनीतिक अंत हो गया। अच्छा। उनकी कहानी खत्म हो गई। चंपई सोरेन अब दोबारा विधायक भी बन पाएंगे, इसमें डाउट है ना। तो जो स्थिति हम लोगों को दिखती है, तो ये जो सहमत का खेल है राजनीति में, ये तो खेल चलता रहता है। लेकिन आज के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो मुलाकात है, वो मुलाकात हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी बहुत जल्दीबाजी में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि 2025 के चुनाव आते आते देखिए सरकार गिर जाएगी ऐसा नहीं लगता है, सरकार गिर जाएगी ऐसा नहीं लगता है, लेकिन आत्मीयता उधर से घट के इधर बढ़ रही है ना। ये समीकरण कुछ कहता जरूर है। अब देखिए समय के घर में, चूंकि कल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल की बैठक है, आज के इनकी जो मुलाकात हुई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बैठक बुलाई गई है, वहाँ भी बैठकों का दौर चल रहा है ना। तो हो सकता है कुछ खिचड़ी पके, है ना। अब मतलब जो तेजस्वी के साथ जो संबंधों में खटास था, उसमें मिठास दिखाई देने लगा है।
और कल की बैठक में क्या ये तय होगा कि अब नीतीश कुमार पर जो है अटैक जो करना है, जो बयानबाजी देना है, सियासी बयानबाजी जो होता है वो करना है कि नहीं करना है? कल के बैठक में क्या कुछ होगा? देखिए पुरुषोत्तम, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, ये जितने राजनीतिक घटनाक्रम में जो परिवर्तन उठापटक बिहार की राजनीति में हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रशांत किशोर। अच्छा। क्योंकि वैकल्पिक राजनीति जो है, वैकल्पिक राजनीति के लिए बड़ी उर्वरक धरती है बिहार। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक्सपेरिमेंट, जेपी आंदोलन के बाद लालू यादव पैदा हुए, नीतीश कुमार पैदा हुए, ठीक है ना। तो और अभी आप ये समझिए कि इन दोनों का राज अभी चल रहा है ना। इस बीच में एक नया दल उठकर सामने आता है, चैलेंज करता है कि मैं 243 सीट पर लड़ूंगा और अपनी सरकार बनाऊंगा। तो प्रशांत किशोर का जो बढ़ता हुआ कद है ना, वो कद भी इन लोगों को आपस में सोचने पे मजबूर कर रहा है कि भाई इससे हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे, कैसे निपटेंगे, है ना। और अगर निपटने की तैयारी आज से नहीं करेंगे तो कहीं प्रशांत किशोर इन लोगों को निपटा ना दे। क्योंकि प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी, है ना, इन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त इंटीमेसी है। क्योंकि आप देखेंगे प्रशांत किशोर का हमला भारतीय जनता पार्टी पे उतना कड़ा नहीं है जितना हमला उनका राजद और जदयू पे होता है। दूसरा ये कि राजद को निपटाने में प्रशांत किशोर को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन नीतीश कुमार को निपटाना प्रशांत किशोर की बस की चीज नहीं है। तो राजद को यह भी लगता होगा कि भाई चचा का साथ चाहिए। चचा अगर साथ हो जाएंगे, देखिए जो वोट बैंक है ना, वोट बैंक, मुसलमानों का जो वोट बैंक है, वोट बैंक किसके पास है? या तो आरजेडी के पास है या जनता दल नीतीश कुमार के पास है, किसी तीसरे के पास नहीं है। तीसरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे प्रशांत किशोर जो हैं वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने के लिए। उनका है क्या कि ये जो लालू का माई समीकरण है, इस समीकरण को अगर तोड़ देंगे, है ना, तो आरजेडी कमजोर होगी, और आरजेडी जब कमजोर होगी तो उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो इस तरीके से ये खेल चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, पहले भी हम लोग चर्चा ये कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को पराजित करना, नीतीश कुमार के अवैध किला को ढाना, ये बीजेपी की पहली प्राथमिकता रही है, आज भी है। और भारतीय जनता पार्टी को आज अगर मौका मिल जाए तो आज वो नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे, गद्दी से हटा देंगे, है ना, जो कि अभी असंभव है। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को निपटाना, है ना, ये किसी के बस में नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि कह रहे हैं कि हम पूरब जा रहे हैं, तो पूरब में उनको मत ढूंढिए, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में खोजिए, वहां वो मिल जाएंगे। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और उम्र के जिस पड़ाव पे वो चल रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने राजनीति की है। तो अभी तो जब सामने कोई व्यक्ति बैठ के बात करता होगा तो नीतीश कुमार को पता चल जाता होगा कि इस आदमी के मन में क्या चल रहा है। तो आज की जो ये मुलाकात है, ये मुलाकात। अच्छा, एक अंतिम सवाल, अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं और चाचा भतीजे की जोड़ी बिहार में फिर से देखने लगती है, तो फिर प्रशांत किशोर और भाजपा का जो आपने बताया कि अंदर इंटिमेसी है और उनके जो गठजोड़ बने हुए हैं, वो गठजोड़ खत्म हो जाएगा, यानी जन सुराज की जो स्ट्रेटजी बन के तैयार हो रही है उस स्ट्रेटजी पर पानी फिर जाएगा, ऐसा क्या कुछ होगा? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा राजनीति में थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई, स्वराज आंदोलन जो उनका चलता था उसके बाद, तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने कई बार कहा कि मैं जिंदगी में कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। समझौता हुआ। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने कोई स्टेटमेंट दिया हो और उस स्टेटमेंट से मुकरा नहीं हो। हाँ, प्रशांत किशोर भी राजनीति कर रहे हैं, और जितने दरवाजे पर घूम के प्रशांत किशोर पहुंचे हैं यहाँ, जितनी जगहों से उनकी फंडिंग हो रही है प्रशांत किशोर की यहाँ, है ना, वो भी अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं, आ जाएंगी। तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच में कुछ न कुछ गुटरगु है, और ये दोनों मिलके इनका टारगेट क्या है? टारगेट नीतीश। तो जब टारगेट नीतीश है तो नीतीश भी अपना संबंध आरजेडी के साथ
बना के रखे हुए दृढ़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि देखिए 25-26 चुनाव हमने अपने आंखों के सामने देखा। बिहार की राजनीति में चुनाव के 72 घंटे पहले का जो खेल होता है ना, वो खेल निश्चित तौर पे ये स्पष्ट कर देता है कि यहाँ जातिगत राजनीति से अलग होके आप कुछ नहीं कर सकते। और प्रशांत किशोर भी वही कर रहे हैं। आज नया कुछ प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं नहीं, बिहार, वही जो एग्जिस्ट पॉलिटिक्स है उसी पे काम कर आप रहे एक हैं। बात समझ लीजिए, नया कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर नया करने की कोशिश करेंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि जातिगत आधार को देख के प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे? उतारेंगे ही, कोई विकल्प नहीं है। एक बात जरूर है, जनगणना का समर्थन क्यों नहीं दे दे रहे हैं प्रशांत किशोर? नहीं देंगे। बहुत बड़ा सवाल है। नहीं देंगे। क्यों नहीं? इसलिए नहीं देंगे कि जातिगत जनगणना का समर्थन करेंगे, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से विरोध लेंगे। अच्छा, बात ये है। हाँ। तो ये आप ये मान के चलिए कि प्रशांत किशोर की इंटीमेसी आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के जो उच्चस्थ लीडर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छी है। नीतीश के साथ मुझे लगता है कि उनका खटपट जो है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है। इसलिए उनका ये मानना है, जैसे उन्होंने जो दावे के साथ कहते हैं कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो इन दावों के पीछे मुझे लगता है कि कुछ ऐसी खटास है। क्योंकि हमको याद है कि जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करते थे चुनाव में, तो नीचे नीतीश जी रहते थे और ऊपर में प्रशांत किशोर रहते थे, है ना। और एक बार इनको वाइस प्रेसिडेंट जदयू का बनाया भी गया था, लेकिन फिर क्या बिगाड़ हो गया, है ना, ये बातें तो समझ में नहीं आती है। लेकिन उस बिगाड़ के पीछे जो वजह है, वो वजह उसमें इतनी कसक है, हाँ, कि दोनों एक दूसरे के दूर विरोधी हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आज की जो मुलाकात है, उस मुलाकात के जड़ में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, है ना। इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि कैसे हमारे लीडर इन चीफ ने जो बिहार में जो कुछ भी चल रहा है और प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटजी है, जो पॉलिटिक्स है, उनके साथ किसके संबंध है, जो चीज सामने आ रहे हैं, उन सभी चीजों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। अगले 24 घंटे में अगर बड़ा बदलाव होता है तो उस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी और उसको भी हम लोग डिकोड करेंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।